हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का सॉल्व करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेडागॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, कहने का मतलब पिता का यह कथन संकेत किस तरह कर रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो रोहन के पिता का कहने का मतलब ये है कि लड़कियों की तरह मत रो। कहने का मतलब कि इनका कहने का मतलब लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है कि लड़की और लड़के में भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा मानना है। यह संकेत हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पहला ऑप्शन था अटल पाठ्यक्रम का। दूसरा कह रहे हैं विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा कह रहा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए और विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अध्यापकों, पहला जो कह रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो यह अटल पाठ्यक्रम का पालन, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों में अगर प्रतिस्पर्धा में बल देंगे तो उनमें देश भावना उत्पन्न होगी, जो एक दूसरे में गलत व्यवहार उत्पन्न होगा। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा कह रहे ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है कि ज्ञान के सभी को प्रचुर मौके प्रदान करना, ये एक प्रगतिशील कक्षा की गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। कहने का मतलब डिमोटिवेट्स द चिल्ड्रंस टू लर्न। बच्चों को एक अगर कुछ संकेत कर रही है तो अच्छे के लिए कर रही होगी। तो यहाँ पे डिमोटिवेट हो गया, अनुप्रेरित आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड कहे अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला करें छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी।
और 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की क्रिया में अर्थहीनता होगी, तो ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारित भूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहे हैं कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक, विद्यालय को क्या कर दिखा दिए, प्राथमिक और कारक है, और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। अगला करें, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार जो है सामाजिक का प्रथम कारक है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चौथे का आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि पहले बच्चा समाज से ही कुछ सीखता है, तो समाज जो है प्राथमिक सामाजिक कारण हो जाएगा, फिर इसके बाद स्कूल और विद्यालय आता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला कहते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, कहने बुद्धि लब्ध केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव ही कहने इंटेलिजेंस IQ कैन बी मेजर्स ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही के द्वारा बुद्धि लब्धि है, गलत है। एक आयाम की बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक ही आयाम से सभी बुद्धिमत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, और अगला कहने की बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका पांचवा का तीसरा नंबर जाएगा, पांचवे का तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के स्पेस चरण को दर्शाता है। करें कि प्रथापूर्व को, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संकेतात्मक। तो इसका ऑप्शन 6 नंबर का सेकेंड नंबर हो जाएगा, प्रथागत। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में स्पेस एक के महत्व पर जोर देता है। तो जो लेव वाइगोस्की 3 चीजों पर ज्यादा महत्व देता है, पहला है भाषा पर, दूसरा सामाजिक और तीसरा सांस्कृतिक। तो ये आपका सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्पेस के रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुष्क्रिय संबंध या विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। तो ये जो है जीन पियाजे स्कीमा मनोबंध, आप क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? कहें कि अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण या परिकल्पित निगमात्मक सोच या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो आपका ये ऑप्शन इसमें सेकंड नंबर हो जाएगा। 9 का आंसर सेकंड जाएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रेशन इन थॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम में से ही होता है। भाई विद्यालय में सिर्फ नहीं होता, घर समाज सबकुल होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास पौणावस्था में भी होता है। आदमी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें कह रहे हैं कि विकास बहुगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 10 का आंसर जो है विकास बहुगामी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर पे जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो देखिए, संवेदिक मूर्त अमूर्त पहला है, दूसरा है अमूर्त संवेदिक मूर्त है, तीसरा है मूर्त अमूर्त संवेदिक है, अमूर्त मूर्त संवेदिक है। तो आपका पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर कहें योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो कह रहे हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसमें अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 करें, एक समावेशी कक्षा में स्पेस पर जोर देना चाहिए। करें कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, करें कि अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे को अवसर प्रदान किया जाएगा तभी वह अपने सामर्थ्य को समाज के सामने या प्रदर्शित कर पाएगा। तो हर बच्चे को अपने सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन 13 का 4 नंबर सही हो जाएगा। कहें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कहें कि मंदित छात्र, जो दिव्यांगजन अधिनियम आया था 2016 में, उनके एक दिव्यांग के शब्द कैसे प्रयोग आप करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मंदित छात्र, विकलांग छात्र, ये आप नहीं, इसका ऑप्शन नहीं देंगे। फिर कह रहे हैं विकलांग छात्र, ये भी नहीं देंगे। कह रहे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि अधिगम
कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? करें कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो कहने का मतलब जटिल संरचना का, जटिल शब्द ही क्या हो जाता है, काफी रिगिड जो हो जाता है वो आपका गलत हो जाता है। तो जी आप क्या करेंगे, रिगिड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता है, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा नंबर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या चौथा ऑप्शन कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धाराओं को मजबूत करे। भाई रूढ़िबद्ध नकारात्मक ऐसे शब्द का तो बिल्कुल प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर के इसका 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो कहें कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो विद्यार्थियों में डर की भावना ऐसा नहीं होगा। तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन तीसरा नंबर जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो करें बच्चे को दंड देकर, भाई अधिगम आप सिखा सकते हो किसी को पनिश देकर नहीं। तो प्रणीत अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान भी क्रियाकलाप दोगे तब भी रोज वही करेगा तो बोर हो जाएगा। करें यंत्रवत याद करने, यंत्र से कहीं याद करने को होगा। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर, उसके लक्ष्य पर जोर दीजिए, लक्ष्यों पर जोर दीजिए। तो आप 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहे हैं कि शर्मिंदगी का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली करना चाहिए। अच्छा, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखिए तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कहने का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से कौन अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो कह रहे विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, कहीं नहीं, विषयवत को यंत्रवत, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल और दोहराना। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर चला जाएगा, सेकेंड नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक अध्यापक को दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती नहीं। गलत है, त्रुटियों की समझ
त्रुटियों की समझ त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम से प्रतिक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। कह रहे इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। नहीं, अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है। तो 22 नंबर का आपको क्वेश्चन पहला दूसरे पे जाएगा। कह त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कह रहे बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो हाँ, सूचना जब अलग अलग बच्चों में प्रदान की जाएगी तो उसमें बच्चों को सीखने में क्या होगी, कठिनाई होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। करें अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय या संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं होने से। भाई संतुलित उत्तेजना कोई किसी प्रकार का भय ना हो तो अधिगम सर्वोत्तम अवस्थाओं में होगा। कह रहे हैं कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम। तो इसका ऑप्शन 25 का तीसरे पे हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करें अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कहें योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, असफलता अनियंत्रित है। भाई असफलता अनियंत्रित कैसे हो सकती है? आप असफलता जब आप करेंगे तो वो सफलता में बदल जाएगी। और प्रयास कह रहे हैं, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्रयास आदमी क्यों फिर करेगा? फिर पढ़े लिखे ना वैसे, तो ये भी वैसे गलत हो गया। तो योग्यता कह रहे हैं अटल हो, और कह रहे हैं कि योग्यता सुधार हो, मतलब योग्यता में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक संकला संक संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अच्छा, बारंबार परीक्षाएं या अन्वेषण और संवाद। तो इसका आंसर नंबर आपका 27 का 4 नंबर पे हो जाएगा। भाई क्या हो गया, इन इक्वलिटी एंड द डायलॉग। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। करें एक कार के दौरान सायना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विकल्पों में के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मतलब कोई अपने बारे में सोच रहा है तो उसके बारे में क्या दर्शाता है? तो वह स्वयं निगमन, क्या हो जाएगा, स्वयं निगमन को दर्शाता है। तो दूसरा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला कहते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना,
पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को नामांकित करना, नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, नहीं। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित कर देंगे तो जो कमजोर बच्चे हैं वो कैसे लगेंगे, अपने आप को हीन समझेंगे, ऐसा नहीं। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 29 का तीसरा नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और इसी क्वेश्चन को आप एक दो बार देख लीजिएगा और आपको परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आपको देखने का इसमें से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।